वो तो पुश होता है ना, धक्का। धक्का दे भाई आगे को, पीछे को दे भाई धक्का। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ड्रॉन होता है तो केवल मास विल बी वेरिएबल। एक बात तो है, कहीं से भी सवाल आया और देख भाई सवाल बढ़िया भाई। खतरा मुझे तब हो जाता है जब इसका आंसर गूगल पे गलत होता और मेरा मैच ना करता, मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता उनके ऊपर। धोखे में चले जाते तूने। हाँ। हाँ तो फिर तो सही होगा, फिर ये जेन्युइन होगा, फिर क्या दिक्कत है। अगर नीट का आया, जेई मेन का आया हुआ सवाल नहीं गलत हुआ करता। अच्छा हाँ, सॉल्यूशन गलत हो सकता है, डॉट नॉट, कहीं सवालों का सॉल्यूशन गलत पड़े, ये बात सही है। पर नीट में तो क्यों लगा दे रहे हैं सवाल ये। सोचो दुनिया, दुनिया जाए भाड़ में, मुझे क्या पड़ी। अड़ी अड़ी मैं जिद पे अड़ी। हाँ, आगे चले और कोई है। ना बेटा, वो जो वी डीएम बाई डी टी लगता है, वो जो वी होती है दैट विल बी डायरेक्शन इन द फोर्स। हाँ बेटा, या तो उस वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट या कोई फोर्स सेम डायरेक्शन में आने चाहिए। बी वेयर ऑफ दिस वन, कि मैं इसे दोबारा देख लूं करके बता दूं कि जैसे ये कार्ट है तेरा। हम्म, तो पानी का गिरना इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। अगर पानी का गिरना इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ना होके इधर भी होता, इस एंगल पे, तो भी मैं इस फ्लो का, इस वी का, इधर वी cos थीटा लगा देता बेटा, और वी साइन थीटा को मैं खत्म कर देता। बट मेरा पानी जो निकल रहा है वो नीचे निकल रहा है। हाँ, साइन थीटा नीचे आ गया, वो खत्म हो गया, परपेंडिकुलर टू द फोर्स। और वी cos थीटा में मैंने लगा दिया वी cos थीटा डीएम बाई डी टी। हाँ हाँ, वी डीएम बाई डी टी हो गया या एम डी बाई डी टी हो गया, फिर तो बात की बात होगी ना, एम डी वी बाई डी टी, दैट इज द फोर्स एक्सटर्नल, यानी मोमेंटम चेंज अपॉन टाइम समथिंग। हम्म, तो इसमें ये ना होता तो इसे बैलेंस कर देता मैं, ये ना खत्म, तो इसे जीरो कर देता कि बाहर से कोई फोर्स लगी हुई तो है नहीं। हाँ बेटा, परपेंडिकुलर पानी निकल रहा है, उसकी वेलोसिटी का पुश ऊपर आ रहा है, तो वेट को कम करेगा, लेकिन इस फोर्स पे तो इफेक्ट नहीं डालेगा ना। इसमें तो करेगा, इसमें तो वी कॉस्ट अटैक कर बेटा इफेक्ट मुझे। बेटे उसकी वेलोसिटी ऊपर लग रही है, लेकिन इस डायरेक्शन में तो नहीं है जिसमें चल रहा है, वर्टिकल में तो है, हॉरिजॉन्टल में तो नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल में अगर कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट आए तो दैट विल बी इफेक्ट। ना ना ना, ऐसे सुन, ऐसे तो इसका वेट भी पड़ रहा होगा यहाँ पे, उसका भी नॉर्मल रिएक्शन ऊपर जा रहा होगा। हाँ, तो क्या करें उसका। मतलब फोर्स की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में चल रहा है, उधर डीएम बाई डी टी प्लस में हो रहा है कि माइनस में हो रहा है, ये लग जाता है वी के साथ। अब इसने उसने इस तरीके से किया। हम्म, तो उसने क्या किया होगा, सोचे जरा, अगर क्या किया होगा उसने, सोचो। नहीं नहीं नहीं, जहां से तूने गूगल पे सोल्यूशन देखा, उसने क्या किया होगा, वो भी तो आंसर 31 लाया। लाया तो। उसने क्या किया होगा, क्योंकि उसने ये कहा होगा एम
डीवी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। हाँ, यही तो कहा होगा। और यहाँ क्या कह रहा होगा वो कि साहब फोर्स लग रही है 100 न्यूटन की, तो इसको हटा दिया होगा, इसको 100 न्यूटन कर दिया होगा। तो ये तो है नहीं, ये तो बनता नहीं है। अच्छा, अब ये डीएम बाई डी टी से क्या बना रहा होगा वो, ये डीएम क्या है, वी कहाँ है, ये वी कोई वी बना रहा होगा। डीएम कितना बना रहा होगा, मान लो के बना दिया। हाँ हाँ, वो के वो 0.1 दे दिया ना। अब यहाँ क्या करेगा फिर, यहाँ क्या मास लगाएगा, यहाँ मास लगा रहा होगा वो 1000 माइनस 0.1 टी लगा रहा होगा यहाँ पे, और यहीं पे कह रहा होगा साहब डीवी बाई डी टी है, यहीं पे कह रहा होगा। और फिर कह रहा होगा साहब ये तो 100 है, इसे काट दे रहा होगा। अब देगा इसे क्यों काट रहा है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन का डीएम बाई डी टी पे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि यही यही पार्ट पार्टिसिपेट हो रहा है बस मोशन इन डायरेक्शन में, हमने यही तो किया। बेटा ये एम आएगा किसी भी टाइम पे, जो भी मास बचा होगा वो किसी भी टाइम पे लिखना पड़ेगा ना। मान लो 10 सेकंड बाद लिखा तूने, तो 10 सेकंड बाद तो उसमें से इसमें 1000 किलो तो नहीं लिख सकता ना। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मास होगा ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने वो मास लिखा जो उस किसी भी टाइम पे है। देख मैंने किसी भी टाइम पे मास लिखा, और उसी को मैंने एम ए बनाया। मैं तो इस दुनिया में गया ही नहीं, मैंने तो उलझाया ही नहीं। अरे बात हो गई, बोला मास्टर जी दो का पहाड़ है नहीं आता। बोला बोला पहाड़े सुना, टेबल सुना। अब वो था कोई गांव का बेचारा, कभी स्कूल गया नहीं, जाना नहीं। मास्टर के बाद हाथ में इतना मोटा कामड़ा डंडा डंडा लिए हुए शीशम का। बोला दो का पहाड़ा सुना, दो की टेबल सुना। बोला मास्टर जी दो का आता, एक का आता है। बोला भाई एक का भी हो पहाड़ा, बोले हाँ गुरुजी एक का भी हो। बोला एक का सुना, बोला एक एकम एक एकम एक एकम एक एकम एक एकम एक, मतलब वन जा वन वन जा वन वन जा वन वन जा वन, जो वो वन जा वन करो ही गया। मास्टर जी बोला, मास्टर जी ने कहा हाथ कर लो बेटा। बोला खोल हाथ, बोला वन जा वन, बोला वन जा वन जा वन जा। उसके हाथ पीट पीट के इसने कर दिया, सुला दिया, बोला बस वन वन पे रहेगा। बोला गुरुजी मैं एक साथ गंजाने का, अगर मैं एक साथ दे दिया 2 हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, मैं तो मर जाऊंगा, दुनिया मेरा बेवकूफ बना देगी। एक पे रहना। तो बस तो वही बनता है कि जितना सिंपलीफाई हो जाए, हाँ तो वही कर दो बस, फाइनल ले भाई, ले हो गया तेरा काम। व्हाट इन लाइफ, लाइफ इज ओनली द मैटर ऑफ सिंप्लीफिकेशन। पता है ओनली लिविंग थिंग, चिड़िया जैसा घोंसला बनाती है, एक एक तिनके की इलास्टिसिटी को चेक करती है वो। उसके घोंसले में 15-20 टाइप की इलास्टिक थ्रेड होती हैं, वुडन स्टिक होती हैं, इंसान बना नहीं सकता। बट बिकॉज ही इज अ सिंपल, उसे सिंपलिसिटी की पहचान है। इंसान क्या करता है, हर चीज में स्पेशलिटी पूछता है। अगर मैं सिंपल कह दूं यार ये तो ले यार 50 रुपए किलो गुड़ ले यार, सिंपल गुड़ ले यार, सिंपल नहीं चाहिए हमको, हमें तो खास गुड़ दे दे, भले ही 200 रुपए, अब तेरी ऐसी कम तैसी मान, 50 रुपए किलो में सिंपल सादा गुड़ बिना मसाले का दे रहा हूँ तुझे, काले रंग का प्योर दूध के साथ, नहीं चाहिए। खास किस्म का गुड़ दे, खास किस्म का गुड़ दे, पेट में तेरे भर दूं जमाल घोटा, दस्त करता फिर ये, और क्या करेगा। ये है दुनिया का हाल। आगे चलो बेटा।
हाँ बेटे वहां लगेगा, वहां लगेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सही बात। समझा मैं क्या रहा था, तूने क्या समझ लिया, तू बड़ा ज्ञानी है, बड़ा समझदार। अलग मतलब मैं समझा कुछ और रहा था, तूने सिंपलिसिटी का फंडा यहाँ लगा दिया सर। वी कॉस्ट का डीएम बाई टी के साथ चिपक जाएगा। अरे क्या बात है तेरी, वाह वाह। बस चेला ऐसा ही होता है भाई, देख। हाँ, और कोई डाउट तो नहीं आया था? चलो फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के नजदीक पहुंचेंगे, बता। हाँ, पूरी टेबल वेबल लगा ली हमने, वो सारी चीजें। फिर कॉम्प्लेक्स में क्या कहता है, कुछ क्वेश्चन मिक्स हो जाएंगे ना बेटा। हाँ, मतलब फ्रिक्शन भी आ जाएगा, फिर वेरिएबल फोर्स भी आ जाएगा। आई विल डिस्कस सम प्रॉब्लम दैट इज बिलोंग टू एरिया ऑफ फिजिक्स और जनरल फिजिक्स। मैं 5-7 क्वेश्चन उसके डिस्कस करूंगा। उसमें मुझे फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी कुछ। मैं और भी कुछ एक दो किताबों से अच्छे क्वेश्चन है, मैं उन्हें डिस्कस करूंगा, तो ताकि कहीं कोई गेम ना खेल जाए तेरे साथ। कहीं तुझे ऐसा लगा कि पता नहीं क्या बना के रख दिया। हाँ, हो जाता है ना। चलो फ्रिक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज फ्रिक्शन? हाँ, फ्रिक्शन, द कॉज which oppose the relative motion between two body in physical contact. Hmm? तो फ्रिक्शन क्या कहते थे? फ्रिक्शन इज a tendency of body when the relative motion between two bodies, when they are in physical contact, मतलब कांटेक्ट में हो। The cause of friction is molecular or atomic interaction and roughness. The nature of friction force या friction is electromagnetic. The electric and magnetic force in surface active among the molecule and atoms. Okay? हाँ, तो इसका सिंपल से कहना है कि भाई ये एक टेंडेंसी है। टेंडेंसी को इन्हें बोलते हैं प्रवृत्ति, मतलब एक आदत सी है। When the relative motion between two bodies, जब किन्हीं दो बॉडीज में कोई फिजिकल कांटेक्ट हो गया, यानी ठीक है। द कॉज ऑफ फ्रिक्शन इज मॉलिक्यूलर या एटॉमिक इंटरेक्शन। या तो सरफेस में के आसपास मॉलिक्यूल होंगे, उनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो आपस में पकड़ पकड़ कर रहे होंगे, और जब ये चलेगा, मोशन करने की कोशिश करेगा, तो वहां पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो जाएगा। यानी उनमें भाई चार्ज में इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है, मैग्नेटिक भी होता है।
हाँ, सरफेस के पास वाले, सरफेस के पास वाले, पड़ोस वाले। ना 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 ना, अंदर वाले पे नहीं, एक में नहीं। एक में तो जो भी हो रहा है अंदर अपना हो ही रहा है। फिजिकल फ्रिक्शन तो दो पे देखा जाता, एक के पूरे स्ट्रक्चर में तो होता ही है भाई, मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, फ्रिक्शन तो लग ही रहा है उसमें। उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हम, वो तो लेना ही नहीं हमको। जैसे मान लो इसने कहा कि ये साहब एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, एग्जैक्टली मैं चिपका के नहीं दिखा रहा हूँ पर चिपके हुए हैं मान लो सरफेस कांटेक्ट में। तो मैं इस बॉडी को या इन दोनों में कोई रिलेटिव मोशन कराने की बात कर रहा हूँ, एक दूसरे के साथ जोड़ के ना चलाऊं, आगे पीछे चलाने की कोशिश करूं। तो ये जो अड़चन है, दैट इज द रफनेस। मतलब रास्ते में अड़ेगा कुछ, अब अड़चन होगी। एक ये कह रहा है कि यहाँ पे इसका कोई मॉलिक्यूल और यहाँ पे इसका कोई मॉलिक्यूल और यहाँ पे इसका कोई मॉलिक्यूल, पास पास जो होंगे, जो भी पास पास पड़ेंगे, है ना, उनके हर हाल में इलेक्ट्रॉन में या प्रोटॉन में एटॉमिक या मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स इन्फिनिट तक जाते हैं, तो कुछ ना कुछ होगा। तो कह रहा वो एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करेंगे पक्का। तो जनरली दो कारण बताए गए, अगर हम सरफेस को स्मूथ कर दें तो फ्रिक्शन कम हो जाता, अगर सरफेस को कैसा कर दें, स्मूथ कर दें, मतलब एक सूखी लकड़ी पे, लकड़ी सूखी लकड़ी रखें, उसके बाद फिर कुछ तेल लगा दे, ऑयल लगा दे कोई सरसों का, फिर सरकाएं तो आसान हो जाता, चिकना हो जाता है। एक इसने कहा अगर रेस्ट पर दो बॉडी हैं तो फ्रिक्शन ज्यादा लगता है जबकि चलते हुए कम लगता है। इसकी भी वजह है कि चलते हुए ये मॉलिक्यूल पूरी तरह कांटेक्ट में नहीं आ पाते। भाई चलते हुए मैं किसी चीज को पकड़ूं तो मुश्किल हो जाएगा, वो भी रेस्ट पे हो। देख मैं यहाँ इस पे हाथ रख के यूं खड़ा, अब मैं चलूं दिक्कत हो जाएगी, और मैं आया इधर से, पकड़ नहीं बनी, तो हम कह देते हैं कि स्टैटिक फोर्स या स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर इफेक्टिव देन डायनामिक फ्रिक्शन। हाँ, अब वो बता दूंगा चलते हुए जब हो, स्टैटिक फ्रिक्शन is more effective than kinetic friction। अगर बॉडी चल रही हो तो काइनेटिक होगा, और बॉडी रखी हो रेस्ट पे दोनों, कैसा होगा, स्टैटिक होगा। हाँ, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर इफेक्टिव देन काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी हमें देखे भाई स्टैटिक फ्रिक्शन पर दो बॉडी रखी है, कोस खींच रहे, नहीं चली नहीं चली नहीं चली, मैक्सिमम फोर्स देखा, हमें लगा भाई अब चल पड़ी, लेकिन बाद में देखा चलते हुए पे तो उतना काम नहीं कर रहा है ना। अब देखते हैं कि काउंटिंग कैसे होती है, फ्रिक्शन की काउंटिंग कैसे होती है। सिंपली कर लेते हैं, एक सरफेस बना लेते हैं। तो ये बनाया मैंने हॉरिजेंटल सरफेस, और टेबल बना लेता हूँ, टेबल का सरफेस ले लेता हूँ, और इस सरफेस पे ये मैंने टेबल बना दी थी, और मैंने यहाँ पे बॉडी रख दी एक,
ऐसे हो गया। अब इस पे मैं फोर्स लगा के चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस बॉडी को चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इस तरफ को चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इस जगह पर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हो चुका है दोनों में, रखी है ना। अब मैं इस फोर्स को बढ़ा रहा हूँ, इस फोर्स को, और चल नहीं रहा। हाँ, अब बात ये आ जाती है कि नीचे की तरफ फोर्स जो बनी है वो बनी है mg, ऊपर की तरफ बनी है नॉर्मल रिएक्शन, और पीछे की तरफ बना है कोई स्टैटिक फ्रिक्शन। सिंपल सी बात है। तो मैं फोर्स बढ़ाते जा रहा हूँ तो पीछे फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा। अरे भाई मैंने फोर्स नहीं लगाया, फ्रिक्शन कहाँ है, कुछ भी नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है मॉलिक्यूल पे या एटम पे या इसके इंटरेक्शन फोर्स। वो तो जब कहेंगे तब उसमें फोर्स लगाएंगे, अरे भैया हमको बस छोड़ो। नहीं, वो एन तो बन गया, इंटरेक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन आ गया बॉडी के ऊपर, बॉडी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन आ गया, और सरफेस और बॉडी के बीच में मॉलिक्यूल ने एक दूसरे को पकड़ लिया, चिपके हुए हैं, वो उसको दबाया जा रहा है, वो उसको दबाया जा रहा है। अब वो जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बना हुआ है, जब तक मैं कोई फोर्स एफ ना लगाऊं मुझे क्या पता वो है कि नहीं है। हाँ बना हुआ तो है लेकिन एक्टिव नहीं है, रुकावट नहीं डालेगा किसी में भी। मतलब मैं ये कह दूं कि ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये वेट है, और यहाँ कह दूं कि फ्रिक्शन है कि नहीं है, तो मेरा जवाब होगा पता नहीं भैया। हाँ, जब तक मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के देख ना लूं, मुझे रुकावट ना मिले तब तक नहीं। अब मैं फोर्स लगा के इस फोर्स को धीरे 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 बढ़ाता जा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इस फोर्स को बढ़ाते जा रहा हूँ, ये भी बढ़ता जा रहा है। ये देख, ये एफ और ये एफ है। मान लो मैंने पहले 5 न्यूटन लगा लो जी, ये 5 हो गया, हम नहीं चलने देंगे भैया। मैंने इसे 0 लगा तो ये भी 0 हो गया, हमें कोई जरूरत नहीं है, हम तो आराम से हैं। फिर मैंने इसे 10 लगा तो ये भी 10 हो गया, फिर मैंने इसे 20 लगाया तो ये भी 20 हो गया, फिर मैंने इसे 20.0001 लगाया तो ये 19 हो गया, और मोशन हो गई। ये क्या जादू का खेल है मतलब, इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू 20 है, वो 20 तक पकड़ सकते हैं एक दूसरे को। तो यहां इन्होंने डिफाइन कर दिया लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन तक लग सकता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। और इसको इन्होंने क्या कहा, एफ एस लिमिटिंग को कहा म्यू एस एन, यानी म्यू एस और एम जी हो जाएगा इस केस में, बाकी जिस केस में जो भी एन होगा। अब देख मेरी बात, इसने ना तुझे कंफ्यूज कर दिया, इसने कहा था इसका एम जो है वो 5 किलो है, इसका जी जो है वो 10 है, इसमें म्यू एस जो है 0.5 है, इस पे जो एफ लगा रखा है मैंने 5 न्यूटन है। भाई एफ एस कितना है जरा बताइए। मुझे पता, मुझे पता तो कंफ्यूज नहीं होगा, भले रुक के बता दे, खून मत जलाना, देख तो सोच के बताना।
मैं टेलीफोन के तार में से निकल के थप्पड़ मारूंगा तुझे आके। इंटरनेट के रास्ते जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ मैं तुझे। और इतनी तेज जल्दी थप्पड़ मार के जल्दी आ जाऊंगा यहीं पे। और देखूंगा भी नहीं किसी को, पास में को बैठा हुआ मम्मी सब कुछ पता नहीं चलेगा, आगे चढ़ आ जाऊंगा पे। सोच के बता मुझे, इसको एक्सपेरिमेंटल सोच के बता। हाँ! हाँ, मुझे उम्मीद थी। तभी तो मैं कह रहा था ठीक कर दे वाला बस। बड़े बड़े खिलाड़ी यही यही फंस जाते हैं लोग। देख, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट। 25 लग सकता है, लगाया कितना? 5। तो जरूरत 5 की ही है तुझे, तो लग रहा है कितना? 5। तो 25 तक लगाता रहूं तो 25 लगता रहेगा। हाँ हाँ, और अगर 25 ज्यादा लगा दूं तो काइनेटिक फ्रिक्शन का इस्तेमाल होगा, क्योंकि हम पढ़ेंगे फिर देखेंगे कितना लगता है, वो तो नहीं बदलता ना। तो यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की कुछ कहानी ऐसी है। अप्लाइंग फोर्स लगाता जाओ, हाँ, और उसके साथ ही एफ एस बदलता जाए, बिल्कुल इक्वल होता जाए एस। और यहाँ के बाद जब चले तो कुछ कम होके चले, फिर ये हो जाए काइनेटिक एफ के। हम्म, वो हो जाता है म्यू एन, म्यू के एन। जब मोशन हो रही होती कितना होता है? म्यू के एन। यानी ये वैल्यू क्या है? हाँ, ये है एफ काइनेटिक, ये है म्यू के एन। तो म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के, ये लगा रहेगा बस। चलते हुए में कुछ कम हो जाता है और लगा रहता है वो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट होगा ना फिर तो। चल तो फिर सवाल बना दे, शाबाश। Both side for the single body. And the dynamics, the mass and the effect of mass energy are involved. That the dynamics. इसमें 25 जैन को जो एग्जाम है, इसमें मैथ कितना आ रहा है बच्चे? पूरा तो हो भी चुका है। दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हाइपरबोला और परबोला बचा हुआ है, पैराबोला में पैराबोला हो गया, हाइपरबोला बचा हुआ है। एंड डिफरेंशिएशन कंटिन्यूटी आया करती है, वो है लिमिट डाली हुई है इसमें? नहीं डाली हुई, ट्रिगोनोमेट्री हो चुकी है। तो ऐसा क्या रहेगा जो हमारा नहीं हुआ? क्योंकि उसी को प्रोवाइड करेंगे ना, क्योंकि फिजिक्स का बड़ा काम है हमारे पास। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बचा हुआ है।
और कुछ नहीं है, मतलब बचा नहीं है कुछ, एक रिवीजन का झटका देना है बस। और टाइम 15 दिन का भी नहीं है, 15 दिन का टाइम तो बचा। तो फिजिक्स की एक क्लास तो रोज रहेगी बेटा, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि फिजिक्स तो है हमारे पास। परफॉर्म कराना है फिजिक्स में मुझे, ये चैलेंज है बहुत। आ, अगर डबल क्लास हो तो कर क्यों नहीं लेता, 5-7 क्लास मैथ से क्यों नहीं कर लेता? चाहे मरे चाहे जिए, तू 9 बजे कर ले भाई, मेरे भाई 9 बजे कर ले, मैं तेरे हाथ दूँ। तू 10 बजे कर ले। मम्मी का कॉल आया, सिर्फ 2 क्लास हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है? मैं कहा मैम, एक तो पक्का हो रही है, अब एक तो मुझे पता चल हो रही है, 2 हो पा रही है कि नहीं हो पा रही, इसको समझाते क्यों नहीं आप? क्या करूं मैं, क्या करूं? खुद भी टाइम 9, 9:30 बजे कुछ भी भेजना, कोट 11 बजे से पहले कोई नहीं सोता बेटा। एक बार लग के निपटा लेते हैं उसको ना, उसकी बारीकियां निकाल देते हैं, और क्या मैथ की। और रूटीन में फिजिक्स बना ही लेंगे, जितना भी फिजिक्स बनेगा ईमानदारी से, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आ गए ये लो जनवरी हो गया सब काम, ऐसा कुछ नहीं है, लंबी यात्रा है। पर कुछ तो करेंगे ना, एटलीस्ट मैकेनिक को तो पकड़ के आएंगे वहां पे, बस तो। वेलोसिटी, है ना? हाँ, 2 मीटर पर सेकंड आ रही जी, नीचे आया। और हाइट कितनी आई थी? 2 मीटर आई थी। ओके, चल चले देखते हैं। हाँ, वो बन जाएगी। इधर आ गया तेरा एम जी साइन थीटा, इधर हो गया तेरा म्यू के एन है, और एन हो गया तेरा एम जी कॉस थीटा। हम्म, चलो वैल्यू डाल दे। तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम ए। तो ए एम कट गया, ये एम कट गया, तेरा जी कॉमन हो गया तेरा। अरे देख, देख मेरी बात, इतनी सी बात का मैं माथा मनाने वाला तो हूँ नहीं। तुझे रोना है रो ले, मुझे पता है तू ऐसी गलती करता है हमेशा। पीछे फ्रिक्शन घटाया ही नहीं तूने। हाँ, साइन 30 का वैल्यू 1/2 माइनस म्यू के 0.4 √3/2 कॉस 30 का वैल्यू ए। ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए तो चलेगा, नहीं तो चलेगा ही, वही रखा रहेगा। ठीक है, ये हो गया 5, 1/2 माइनस 0.2, 1.732 इक्वल टू ए, 0.5, 17×5 = 85, 0.85, मोटा मोटा ले, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। ए ए नॉट एग्जिस्ट, नहीं चलेगा ये। लिमिट इन स्टार्टिंग फ्रिक्शन फोर्स इज मोर देन टारगेट फ्रिक्शन। अरे अरे चलेगा 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 डरा दिया मैंने। ये आएगा देख, ये आएगा, ये आएगा लगभग। हाँ, चलो, आ गया। हाँ, नहीं हिल गया बेटा, हिल गया, आ गया। 1.7 को 0.2 से कर मल्टीप्लाई, 17×2 = 34। हाँ, हाँ, 0.32 या 0.34 आ रहा है, 0.35। अब घटा ले इसमें से, कितना बच गया? 0.15। हाँ, ये 5, ये ए आ गया। तो ए आ गया 3/4, 0.75। अब इस ए से ये डिस्टेंस कवर होंगे यहां तक, ये होगी 4 मीटर। हाँ, बस हो गया, हो गया, हो गया। v² = 0 का स्क्वायर प्लस 2a, ए हो रहा है तेरा 3/4, और तू चलेगा 4 मीटर। तो बेटा ये आ गई तेरी √6 मीटर पर सेकंड। बस,
और तो टाइम चाहिए वो भी मिल जाएगा। किससे लगा लेगा, v इक्वल टू u प्लस ए टी। ये v आ गई देख, u 0 है, a 3/4 है, t आ गया। हाँ हाँ, वो हो सकता है मैंने एक तरफ लिख दिया। कहाँ लिखे भला, कहाँ लिखा? हाँ 2as। नहीं बेटा, ये 2 है, ये ऐसा है तिरछा। बेटा राम जी की निकली सवारी, हाइट है पर 30 पे है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज तो 4 हो जाता है साइन 30 पे। तो इधर को ए है ना, यूं थोड़ा गिर रहा है। हाँ, तूने ऐसा तुझे लगा हुआ सर ने बना लिया क्या, चलिए कर देती हूँ। ऐसा ऐसा होता है कभी, मैं ढीला सवाल देता हूँ कभी, कभी कमजोर सवाल दिया मैंने आज तक? बस तू तो हल्के में लेके अल्लाह सर हो गया, क्या बात है। टाइम भेज देना पक्का। हाँ, और एक 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 1.5 घंटे का टाइम भेजना बेटा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ 8:30 मैसेज कर दूंगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके ओके ओके। मतलब 5-7 मिनट का चेंज होगा, मैसेज करके कर देना, पर क्लास मत हटाना भाई देख। ओके। हाँ, तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, हम देखते क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्योंकि इसमें सिंपल मोशन के इक्वेशन लग जाते हैं, क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन रोटेशन में काम आ जाती है, दैट इज नॉट नेसेसरी। यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है हमारा, सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे काम करता है, हाँ? और उसको कैसे बैलेंस किया जाता है। बस खत्म हो गई कहानी। एक हम कहते हैं रिलेटिव मोशन। नॉट नथिंग मोर दैन रिलेटिव मोशन। और रिवर रिवर के क्वेश्चन नहीं आते, एक सिंपल सा क्वेश्चन बना के फाइनल कर देते हैं, क्योंकि यूज होती है आगे। उसके बाद आ जाता है हमारा लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में अपन एफ इक्वल टू एम ए पर डिस्कस करते हैं, और डी पी बाई डी वी डी टी में लीनियर मोमेंटम पर हम डिस्कस करते हैं। इसमें हम इम्पल्स वगैरह निकाल देते हैं मोहित। इस पर क्वेश्चन टक्कर वक्कर हो जाती है, वो देख लेते हैं। फ्रिक्शन पर हम डिस्कस करते हैं, और फ्रिक्शन कैसे काम करता है, कितने टाइप का होता है, वो हम क्वेश्चन बना के लगाते हैं तो इंक्लाइन इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। याद हम पुली पर लेते हैं, स्प्रिंग पर लेते हैं, फोर्स वेरिएबल में लेते हैं, दो तरह का फोर्स लेते हैं, टाइम वेरिएबल और पोजीशन वेरिएबल। और फोर्थ में ही हम इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी देखते हैं, भाई mg कैसे काम करता है, इंक्लाइन प्लेन पर कैसे काम करता है। इसके साथ में फ्रिक्शन को अटैच कर देते हैं। ओके, इसके बाद हम सीधे आ जाते हैं वर्क एनर्जी पावर पर। वर्क एनर्जी पावर में हम एनर्जी को डिफाइन करते हैं, काइनेटिक, पोटेंशियल, और इसमें हम जोड़ते हैं एक स्प्रिंग की एनर्जी को। इसमें हम कुछ कोलिजन करवा लेते हैं, जो सिंपल आजकल आ रही हैं, इन इलास्टिक कोलिजन या इलास्टिक कोलिजन, उन पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, इसके बाद हम रोटेशन पर जाते हैं। इसमें भी हम एनर्जी लगा लेते हैं, टॉर्क लगा लेते हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4-5 चीज़ों का है, लगा के देख लेते हैं।
ठीक, इसके बाद नथिंग मोर दैट, ग्रेविटेशन का एक चैप्टर है, 2-3 फॉर्मूले उसके पकड़ लेते हैं। ओके, तो ये सारा का सारा प्रोजेक्ट बेसिक मैकेनिक्स का है। इसके बाद हम क्रीमी लेयर पे जाते हैं। हम देखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चन। हाँ जी, आ जाइए भाई साहब। फोन चाहिए, हाँ, फोन करना ही। मेरा फ़ोन चाहिए? हाँ, वो बस 2 मिनट के लिए दे दो ना। वन प्लस ले लो आप, इसमें है नंबर सबका, वो तो उस पर लाइन पे, इसमें सबके नंबर है। फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडाइनमिक्स। बस, एस एच एम, वेव फ्यू, नथिंग एल्स। इस पूरे कंसिडरेशन में से हमें 10-12 क्वेश्चन मिल जाते हैं। 12th हमारी चल रही है, 8-10 क्वेश्चन का प्रोजेक्ट हमारा वहाँ से हो जाता है, 14-15 क्वेश्चन हमारे हो जाएं, हमें कॉलेज मिल जाता है। 1-2 गलत हो जाते हैं, 10-12 हमारे ठीक हो जाते हैं। हैं? मतलब फोर्स एनर्जी एनर्जी पे लगा दे क्वेश्चन, वहाँ तिकड़मबाजी करके हो जाता अपना काम। ठीक है, तो क्या इसका प्लान बना लें मौज, क्या देखें। देखो, ये एक दिन का है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक क्लास का काम है। और रिलेटिव मोशन में कुछ नहीं है, ये 5 मिनट का ही 10 मिनट का ही काम है, बस रिवर क्रॉसिंग का लेना मुझे। तो एक क्लास में मैं यहां तक कर दूंगा, 1, 2, फ्रिक्शन पुली फोर्स वेरिएबल एक क्लास में इसे कर दूंगा मैं। हाँ, और मोशन इन इंक्लाइन प्लेन, फ्रिक्शन वगैरह, ये सारा का सारा एक क्लास में मैं इसे कर दूंगा, डिटेल ले लूंगा इसकी। वर्क एनर्जी पावर पे मैं 2 क्लास ले लूंगा, एनर्जी कंजर्वेशन पे, कोलिजन पे 2 क्लास ले लूंगा मैं। ठीक है, दो दो क्लास में रोटेशन पे लूंगा, कहीं कोई फॉर्मूला लग जाए, कोई एनर्जी वगैरह बना के दूंगा तो मैं फ्रिक्शन। और 2 या 3 क्लास में इस पे लूंगा, फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडाइनमिक्स पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह को। अब ये क्लास गिनने जरा कितनी हो रही हैं। बारह हो रही है, दैट इज वेरी गुड। और पेपर हो रहा होगा 25 के आसपास, हाँ? जो भी होगा 25 के आसपास ही आता है। तारीख आज हो गई होगी 5 या 6, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, कर देंगे इतना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टाइम आज लैप्स कर गया, 11 बजे का टाइम है। अब 11 में 11:30 मत करवाया कर यार। हाँ, और पापा से बात हुई थी? बहुत ज़रूरी है, कर कुछ, लगा तिकड़म बाजी। तो ही कराता यार वो, तो मैं तो भाई साहब से बोल देता हूँ, मैंने कहा हरीश भाई साहब कर दो। हाँ सर, बिल्कुल चिंता ना करें। अब चिंता कर यार, चिंता क्यों होगी। कोई आ जाए। अरे बाइक रिपेयर करवाऊंगा एक, 10-12 का हज़ार खर्चा आ रहा है उसमें। पल्सर बाइक है, यहाँ गांव में, पता कहाँ जाऊँ यार मैं। अब नागुड़ गया मैं सिम लेने आज, बाइक में वो पंचर वंचर हुए, पता नहीं क्या उसमें क्या खरड़ खड़। वो चलती है, लड़का चला लेता है, मुझसे चलती ही नहीं वो। और मुझे कंफर्टेबल चाहिए ना भाई, मैं बाइक चलाता नहीं। तो मैंने कहा यार उसको रिपेयर करवा लूँगा। तो मैंने 1-2 फीस और कही है बच्चों से, तो वो आ जाएगी, तुम्हें खड़ा कर दूंगा ले जाके वहाँ। अब कम से कम तुम्हारे मास्टर जी बाइक पे तो जाएंगे यार। हाँ, तो पापा कह के वो कर दो। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। सम्राट दिमित्री, मैदान में जमोगे कि थक गए? हाँ, रात के 12 बजे तक पढ़ लेगा? अबे शेर, क्या बात है, बैठा रहे देखता रहे, तबीयत गरम, तबीयत मिजाजी। हाँ, चलो ठीक है, फिर क्या दिक्कत है, दिन जमाने का रात अपने यार।
मुझे पढ़ाने में कहाँ आलस्य है यार। प्रोजेक्टाइल मोशन इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड आई विल डिस्कस इन मोशन इन 2D। शुरू करते हैं बच्चों। चलिए मोशन इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हाँ हाँ, तो मोहित यहाँ पे मोशन में या फिजिक्स में हम स्केलर क्वांटिटी यूज नहीं करते सम्राट, हम वेक्टर में ही बात करते हैं। तो दो बातें हो जाती है, हम कह तो देते हैं कि डिस्टेंस क्या हुआ और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। डिस्प्लेसमेंट को हम बोल देते हैं पोजीशन चेंज, पोजीशन चेंज। इसे हम बोल देते हैं टोटल पाथ लेंथ। तो इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। हम जोड़ तो लेते हैं मैनुअली कि यार इतनी दूर गया इतनी दूर आया, ठीक है तो डिस्टेंस हो गई। पर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पोजीशन चेंज क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो फिजिक्स में यही चलती है। और ये क्या है, ये स्केलर है। तो इस फर्क को पहले समझ लेते हैं। कहीं कहीं पे क्या होगा कि कभी डिस्टेंस पूछ के खड़ा हो गया, कहीं कुछ पूछ के खड़ा हो गया, फिर वो कह रहा सर ये तो घपला हो गया, तुम्हें तो खिचड़ी पक गई। हाँ चलो शाबाश। अब ऐसा हुआ कि जैसे मान लीजिए मैंने ये ग्राउंड ले लिया, ये ग्राउंड लिया मैंने, ओके। और मैंने एक बॉल को यहां से ऊपर फेंका और ये बॉल मुझे यहां तक पहुंची और ये वापस आ गई। अब इस बॉल के बारे में, ये हाइट h तक पहुंची और वापस आ गई और मैंने इसको कोई वेलोसिटी दी होगी, एक्सेलरेशन इसका g नीचे की तरफ रहा। तो मैं इस पे जब इक्वेशन लगाता हूं तो मैं आने और जाने को दो इवेंट मानता हूं। जब भी मोशन की डायरेक्शन बदलती है मैं दो इवेंट मानता हूं। तो जब मैं कहता हूं कि A से B पे गया तो मैं कहता हूं AB, और जब B से A पे आया तो मैं कहता हूं B to A। ये मेरा एक अपना तरीका है। और मैंने यहां से कोई वेलोसिटी दी होगी इसको, तभी तो ये ऊपर गई। और जब ऊपर तक पहुंची टॉप पॉइंट पे तो V कितना हो गया, 0। तो ये ऊपर जाने की इक्वेशन लगाता हूं मैं, तो V स्क्वायर U स्क्वायर माइनस 2GH लगाता हूं इस पर, और ये हो गई 0। तो मुझे h की वैल्यू मिल जाती है U स्क्वायर अपॉन 2G। हाँ, और इसी केस में जब मैं A टू B लगाता हूं तो मुझे V इक्वल टू U माइनस GT लगता है ऊपर के लिए, ये 0 हो जाती है। और ये U यहां से मिल जाता है मुझे U स्क्वायर बाई 2GH, U मिलता है मुझे 2GH। मुझे किस वेलोसिटी से फेंका था मैंने, है तो यहाँ पे U डाल देता हूँ मैं, तो मुझे टाइम मिल जाता है यहाँ से U अपॉन G, ऐसे मिल जाता है मुझे। ठीक है, एक टाइम मुझे ये मिल जाता है। अब अगर मैं दूसरे तरीके से देखूं इसी चीज को, इसी को मैं थर्ड इक्वेशन पे अप्रोच करूं, A टू B से ही मैं अप्रोच करूं, तो मुझे मिल जाता है H इक्वल टू यू टी माइनस हाफ GT स्क्वायर। तो H है मेरे पास और UT मुझे मालूम नहीं है, हाँ, हाफ GT स्क्वायर। तो H मुझे मालूम है कितनी हाइट तक है, ये मुझे मालूम है, G मुझे मालूम है। तो मुझे T के दो वैल्यू मिलता है। मैं देखो मैं मान लो H को लगा दूं
कि यार एच गया मेरा 45 मीटर, हाँ, और मैंने यू को फेंका ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से, जी मैंने 10 लगा दिया, हाँ, तो ये हो गया 5t²। तो बड़ी सोचने की बात है, 5t² माइनस 20t प्लस 45 इक्वल टू 0। तो यहाँ मुझे 2t मिलेंगे, t² माइनस 4t प्लस 9 दैट इज इक्वल टू इतना, 2t मुझे मिलता है। अब ये टी दो कौन से 2t होते हैं भाई? हाइट तो क्लियर हो गई, 45 गया, और फेंका किससे था? 20 से था, और हाफ GT² लगेगा ऊपर के लिए। अब मैं जब इसके फैक्टर कर देता हूं तो क्या इसके कोई फैक्टर आ रहे हैं? क्या इसके क्या क्या फैक्टर आ रहे हैं इसके? क्योंकि मैंने 45 मीटर दिया, अगर मैं कोई सिंपल दे देता इसको तो दैट इज काम हो जाता, हाँ। तो यहां से मैं टी निकालता हूं, 2 टाइम आते हैं, 4 प्लस माइनस √4 का स्क्वायर माइनस 4ac, 9 ये आ गया, देखो अपॉन 2 ये आ गया। तो यहां से मुझे टाइम कहाँ मिल रहा है? क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा मेरा 5, नहीं ये तो कट गया ना, इसमें छोड़ दो इसको, ये आ रही इक्वेशन, और 5 9 45, तो ये 45 प्लस का आ रहा है और 20 माइनस का आ रहा है, और t² 4 9 हो रहा है, तो ये 4ac कहाँ से आ रहा है? माइनस का, तो 16 माइनस 36 इज नॉट अ वैल्यू ऑफ t, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। तो अब देखो, अगर मैं ये u निकाल लूँ यहाँ से, कितना u है? 2gh, और u², ये हो गया 20h, हो गया 45, तो u² हो रहा है 45 दूनी 90, u हो रहा है 30 मीटर पर सेकेंड, हाँ, और v इक्वल टू यू माइनस GT 0, ये हो गया 30 माइनस 10t, तो वहीं आ रहा है t इक्वल टू 3 सेकेंड, हाँ, यानी यहां तक जाने का टाइम कितना लगा? 3 सेकेंड, आने में कितना लगेगा? 3 सेकेंड। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है कौन सी कहाँ काम करती है? अब u कितना दिया मैंने यहाँ पे? u 30, तो मैंने कितना लिख दिया यहाँ पे? 20, देखो गलती हो रही है, 20 तो नहीं था, 30 था, हाँ, यहाँ से देखो 30 आ रहा है, और 30 डालूँ अगर इसमें, हो जाएगा मेरा काम। ये ना, ये देखो, अब काट दो, ये 6 हो जाएगा, हाँ, और ये 6 हो जाएगा, और 6 चम 36 खत्म हो जाएगा, और नीचे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो टी कितना आ जाएगा? 3, हाँ। तो u की वैल्यू में स्प्लिट कर गया मामला, यहाँ पे u की वैल्यू मैंने क्या डाली? 20, मतलब 20 से फेंको तो 45 मीटर नहीं जाने वाला समझ रहे हैं? तो कुल मिलाकर ये जो इक्वेशन होते हैं यही गड़बड़ करते हैं। तो तरीका क्या होता है सम्राट मोहित, कि इन इक्वेशन को शुरू में तीनों ही इक्वेशन लगा के सॉल्व किया करते हैं, कि सर ये पहला लगा के देख लेते हैं, सर ये दूसरा लगा के देख लेते हैं, तीसरा लगा के देख लेते हैं। तो शुरू में क्या करेंगे, 2-3 दिन जब इक्वेशन बदल के लगाएंगे, हाँ, इक्वेशन के 3 ही फॉर्मूले हैं जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे लगते हैं। देखिए ऐसा होता है, मैं बताता हूँ।
हटा दो इसको, दैट इज नॉट मैटर, ये तो समझाने के लिए था, क्योंकि ये लग जाएंगे अब 2D में फॉर्मूले। देखो फंडामेंटल क्या 11 12 या इंजीनियरिंग लेवल पे क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये हो जाया करती है वेलोसिटी, इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर मैं डिफरेंशिएशन ना करूं, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी कर दूं, कोई टाइम हो मेरे पास, तो इसे बोलता हूं एवरेज वेलोसिटी। अब यहां से अगर मैं देखूं डी एस, तो ये होता है वी डी टी, तो ये इंटीग्रेशन हो जाया करता है यहाँ से। हाँ, अब इसमें इन्होंने कहा कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कैसा एक्सेलरेशन है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इसमें जब मैं यह देखता हूं कि यार डी वी बाई डी टी, हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये ए है और ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं होती। जैसे मैंने जी कहा 9.8 रहता है, तो डी वी बाई डी टी को हटा लेता हूँ यहाँ से मैं, तो ये हो गया ए डी टी, तो डी वी हो गया मेरा वी माइनस यू, लग गई लिमिट, ये हो गया ए टी, और टी की लिमिट पे मैं लगा लूँगा कोई 0 से टी, 0 से टी, ये हो गया मेरा। तो मेरा इक्वेशन आ गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। 9th क्लास में इस पे वेक्टर नहीं लगाया करते थे हम लोग। जबकि होता किस में है? वेक्टर में होता। अब इसी इक्वेशन को मैं आगे बढ़ा दूं, यहाँ एंट्रेंस पे कोई नहीं पूछ रहा कि इक्वेशन कैसे आई है, लगाना सीखना। तो मैं v को लगा दूं u प्लस ए टी, एंड आफ्टर दैट मैं इसे लिख दूं डी एस बाई डी टी, एंड डिस्प्लेसमेंट पे जा रहा हूँ, डिस्टेंस पे नहीं जा रहा हूँ, डिस्टेंस की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, वो तो टोटल पाथ लेंथ है, किसी भी रास्ते से मैं निकाल लूँ, डी एस और यू डी टी प्लस ए, यहाँ लगा दिया वेक्टर, हाँ, टी डी टी। अब ये डी एस क्या हुआ? ये तो ऐसे ही हो गया ना, कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, डिस्प्लेसमेंट ही आ गया ये तो। ये हो गया यू टी प्लस हाफ, टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ए टी स्क्वायर, ओके। ये दूसरा इक्वेशन हो गया मेरा। अब इसके बाद मैं थर्ड इक्वेशन पे जा रहा हूँ, तीसरे इक्वेशन पे जा रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा कि जो एक्सेलरेशन है वो डी वी बाई डी टी है, तो मैंने क्या किया, इसमें डी एस बाई डी एस से मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर नीचे ए। तो मैंने कहा डी एस बाई डी टी, डी वी बाई डी एस अलग किया, इस नंबर को मैंने अलग किया, डी एस बाई डी टी को मैंने वी लिख दिया, तो ए हो गया मेरा वी डी वी, और यहाँ हो गया ए डी एस। तो मेरा हो गया ए एस इंटीग्रेशन में, ये हो गया वी स्क्वायर बाई टू, लिमिट लग गई यू से वी। हाँ, तो ये इक्वेशन मेरी बन गई, देख, वी स्क्वायर अपॉन टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू, लग गई लिमिट ना वी से यू, और ये हो गया मेरा ए एस। तो थर्ड इक्वेशन हो गई मेरी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये स्केलर में आ जाती है, यानी यहाँ पे मैग्नीट्यूड का यूज कर देते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड बन जाते हैं वो। अब वी डॉट वी क्या होगा, वी कॉस वी जीरो, वही वी स्क्वायर हो जाएगा। अगर इस इक्वेशन को वेक्टर में लिखता है तो दैट इज नथिंग मोर, कुछ नहीं करना, देख, वी डॉट वी इक्वल टू यू डॉट यू प्लस टू ए डॉट एस। हाँ, तो वी डॉट वी क्या हुआ, कॉस जीरो वी स्क्वायर, यू डॉट यू क्या हुआ, कॉस जीरो यू स्क्वायर, ए और एस भी उसी डायरेक्शन में, तो ए एस,
तो ये स्केलर हो जाती है, यानी ये इक्वेशन एनर्जी को बता देती है। एनर्जी में चेंज कितना हुआ ये बता देती है। तो थर्ड इक्वेशन को डायरेक्ट लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डिस्प्लेसमेंट बताती है, डिस्टेंस नहीं बताया करती, वो है सब डिस्प्लेसमेंट के। कंफर्म हो रहा है मोहित? हाँ मोहित, कंफर्म हो रहा है? हाँ चलिए, क्वेश्चन करके आता है याद, ऐसे नहीं आता, ये क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं, ठीक है? स्क्रीन शॉट कर ले, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्राउंड लेवल है, ये हमारे पास एक ग्राउंड लेवल है। देखो जी, एक बिल्डिंग है पहले तो, ये एक बिल्डिंग है मेरे पास, ऐसे ऐसे मेरे पास एक बिल्डिंग है, दैट इज नॉट, ये रही बिल्डिंग। और इस बिल्डिंग पे कोई बंदा यहाँ खड़ा है, यहाँ एक बंदा खड़ा है इस बिल्डिंग पे मोहित। इसने यहाँ से एक बॉल को ऊपर फेंका है 10 मीटर पर सेकंड से, और जी का वैल्यू नीचे की तरफ काम करता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बॉल पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, ग्राउंड पे आ जाएगी। ये इसने कहा जी बिल्डिंग की जो हाइट है जहाँ से फेंका है, ये जो हाइट है इसकी, ये पूरी 100 मीटर है। हो गया? अब इन्होंने सवाल क्या पूछा, ये बॉल जब टकरा रही है जमीन पे, फाइंड द स्पीड या वेलोसिटी जो भी कहें ऑफ बॉल व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ये इसका पहला सवाल है। दूसरा सवाल, टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल, यानी यहाँ तक आने में कुल टाइम इसने कितना लिया। तीसरा सवाल है इसका कि 100 मीटर तो पहले ही है, और कितना ऊपर गया, ये एच भी मांग रहा है, जोड़ के 1200 में। मैक्सिमम हाइट अटेन बाय बॉल। ये इसके 3 सवाल हैं। तो अलग अलग इक्वेशन अलग अलग तरीके से लगा के उल्टा पलटी करके देखें। हाँ वही कि जब टॉप पे चला जाएगा फिर तो रुक जाएगा ना भाई, इससे ऊपर तो जाना नहीं है। तो 0 और 10 का स्क्वायर -2 10 और h, कौन सा h है, ए बी वाला, हाँ 20 h ए बी इक्वल टू 100 एंड h ए बी इक्वल टू 5 मीटर। हो गया? हाँ
अच्छा अब 5 मीटर का आना 5 मीटर का जाना, तो यहां से कितनी बन गई मोहित? 105 बन गई ना? हाँ, अब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। यहाँ का पता नहीं, यहाँ कुछ मान ले v डैश, तो ऊपर से 105 गिरने में v डैश कितना होगा? तो v डैश का स्क्वायर ऊपर 0 से चला प्लस 2g और 105 तक गिर गया। यहां से गिरा क्योंकि g तो नीचे प्लस का है, बढ़ाता जाएगा, है कि नहीं? तो ये तेरा v डैश स्क्वायर आ गया और ये हो गया 20 और 105 v डैश, और ये हो गया तेरा 20 गुना 105। हाँ, इसका रूट रूट होगा, जो भी हो जाएगा। देखिए 10 तो पहले ही बाहर आ गया। क्योंकि ये 100 है। हाँ, तो 10 अंडर रूट 5 दूनी 10 हो गया। ये ले, हाँ कुछ गलती हो गई क्या? क्या 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 सम्राट वाला काम कर दिया मैंने, कहीं का 0 कहीं फिट कर दिया। 20 गुना 105। हाँ करते हैं 1 0 गई, 105 दूनी 210, यही तो होगा यार। तो 10 अंडर रूट 21 नहीं आ रहा क्या? ये आ रहा देख। हाँ भाई, ये 0 गई, ये रही, 105 दूनी 210 हो गया मीटर पर सेकंड। अब टाइम कितना लगा? यहां तक का टाइम और यहां तक का टाइम। अब देखते हैं टी ओ बी ए बी, टी ए बी की बात करते हैं पहले। कितनी वेलोसिटी है यहाँ पे? 10 और 10 टी, ये हो गई 0, तो यहाँ लगा 1 सेकेंड। भाई 10 मीटर को खत्म करने में 1 सेकेंड लगेगा, क्योंकि जी क्या 10 है। तो 1 सेकेंड टाइम यहाँ का हो गया, 1 सेकेंड टाइम यहाँ तक का हो जाएगा आने में। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का निकाल देना है ना मुझे। तो क्यों 10 से फेंका और यहाँ तक जाने में कितना लगा खत्म होने में? v, हाँ v इक्वल टू यू माइनस जी टी। भाई यहाँ पे u क्या है? 10 माइनस जी टी, और यहाँ पे कितना है? v 0, तो t1 हो गया ना। 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को खत्म करने में क्या टाइम लगना है? 1 सेकंड। तो यहाँ का 1 लग गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो कितने पे देखूँ? 105 पे देखूँ। अब 105 पे कहीं देखूंगा? 105, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? 0 टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर 10 टी स्क्वायर, ये हो गया 5, 21 पंजे 105, हाँ अंडर रूट 21। है कि नहीं? टी स्क्वायर कितना बन जाएगा? 21, 5 से कट जाएगा। तो मेरा कुल टाइम कितना आ गया? 1 सेकंड और यहाँ से यहाँ तक का 21, तो टोटल टाइम कितना आ गया मेरा? टी टोटल 21 प्लस 1 सेकेंड। ये मेरा टोटल टाइम आ गया। तो ये घुमा फिरा के लगाते रहो, क्या है? और ये तो पूरी मोशन में लगेंगे, 2D 4D में सारे पक्के हो जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो आज मैंने इंट्रोडक्शन कर दिया, ठीक है? ये तो हर जगह लगते जाएंगे, इतने पक्के हो जाएंगे यार, देखते पड़ गया कौन सा लगाऊं भाई। हाँ, जो छुट्टी कर लो, कल दोपहर का टाइम तो ठीक है, क्योंकि अब तो काम निपट गया। आज मैं वोडाफोन के वालों ने फंसा लिया मुझे। कल 11 बजे रन करता है, ठीक है? और यार मोहित करा देना भाई यार, तुझसे ही रिक्वेस्ट करता हूँ, तभी कुछ होता है यार। भाई साहब तो बिल्कुल जागते ही नहीं है। हाँ लगा बोलो पीछे, मतलब सर पापा कर दो ना, सर की जरूरत है ना। हाँ ओके ओके, बाकी लगे हैं, हिम्मत नहीं आ रही है, कुछ ना कुछ मैंने कह दिया, मैं दूंगा रिजल्ट, आपको एडमिशन कराऊंगा, मैंने बोल दिया था भाई साहब। नथिंग मैटर, कुछ ना कुछ निकाल देंगे बढ़िया करके।
हेलो सम्राट, ओके।